नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहजे आजकल बदल रहे हैं भाषणों में। मोदी जी के भाषणों में पहले मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों कह के संबोधन होता था, लेकिन आजकल यह बिल्कुल बदल गया है। आजकल भाइयों, बहनों, मित्रों की जगह उन्होंने परिवारजनों कहना संबोधन कर दिया है, शुरू कर दिया है। कई भाषणों में ऐसा देखा गया, लाल किला से लेकर के और अब तक हुए, या यूं कहें कि लाल किला से पहले भी 15 अगस्त 2023 को लाल किला पर जब प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तभी लोगों ने नोटिस लिया कि प्रधानमंत्री मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों कहना भूल करके परिवारजनों कहना शुरू कर दिए हैं। परिवारजनों का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। परिवारजनों कहने का मतलब उनका है कि मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे परिवार के लोगों, मेरे परिवार के आत्मीय जनों, मतलब उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान लिया है। और उस देश में अडानी भी हैं, अंबानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और तमाम धर्मावलंबियों के लोग हैं। अब उन धर्मावलंबियों में 140 करोड़ लोगों में किसे वे परिवारजन मानते हैं, किसे वो परिवारजन नहीं मानते हैं, यह तो अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर परिवारजनों कहते हैं तो वो सब के लिए माना जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मित्रों, दोस्तों कहा करते थे, तो क्या उस समय पूरा भारत उनका कुटुंब नहीं था? वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है, लेकिन भारत कुटुंबकम तक में भी अपने को नहीं देखा जा सकता है। किस तरह से हमारा देश बटा हुआ है जातियों में, धर्मों में और संस्कृतियों में, लेकिन उसके बावजूद कितना सामंजस्य है, कितना सौहार्द है, कितना भाईचारा है। आज से नहीं है, सदियों से है। लेकिन उस भाईचारे को, उस सौहार्द को खत्म करने के लिए हमारे आज के राजनेता, आज के सत्तारूढ़ दल के नेता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले किस रूप में हमारी संस्कृति को विखंडित कर रहे हैं, हमारे धार्मिक सद्भाव, आपसी सद्भाव को विखंडित कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हिंदू मुस्लिम होता है, आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन कोई न कोई मुसलमान कुर्बान होता है लिंचिंग में या फिर गोहत्या तस्करी के मामले में। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह हिंदुओं का देश है। 80 और 20 का देश है। 80 भारी पड़ जाता है 20 पर और तब अत्याचार होने लगता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही अत्याचार करता है और जो दुर्बल होता है वो अत्याचार बर्दाश्त करता है। अगर इसे जंगल राज कहा जाए तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। जंगल में राजा शेर माना जाता है और वो सारे जानवरों पर भारी होता है। हालांकि उसकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी मात्रा में होता है। आज के शासक दल में, भारतीय जनता पार्टी में भी सवर्ण मानसिकता के लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अभी बिहार में जो आंकड़ा आया है जनगणना का, तो बिहार में 15% सवर्ण हैं और वही भारी पड़ रहे हैं 85% के ऊपर। वो 15% ब्यूरोक्रेसी में है, न्यायालय में है, शिक्षण संस्थानों में है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हर जगह वो व्याप्त हैं 90%, 95% के रूप में।
और जिसकी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी आबादी 63% है, उसे 27% का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। और उस 27% के तहत भी ओबीसी की नियुक्ति नहीं हो रही है। मंडल आयोग की अनुशंसाओं के तहत भी ओबीसी की नियुक्ति नहीं हो रही है। सारे के सारे पद ऊंची जातियों को मिल रहे हैं। आप इसका भी सर्वे करा लीजिए कि अब तक 1990 से अब तक 2023 तक कितने आईएएस हुए हैं, कितने पीसीएस हुए हैं, कितने आईएफएस हुए हैं, कितने विदेश सेवा में लोग गए हैं पिछड़ी जातियों के। 27% क्या, 15% भी नहीं गए हैं। 27% में भी इन्होंने क्रीमी लेयर कह के और तमाम से विभाजन करके उसे भी देने का मादा नहीं रखा है आज तक। लेकिन अब समय बदल गया है। अब उल्टी गंगा बह रही है। क्यों? क्योंकि अब पिछड़ों का राज है और मंडल 1 ने यह निश्चित कर दिया कि मंडल 2, मंडल 3 आएगा और उसके बाद इस देश में समरसता होगी, समानता होगी। तो प्रधानमंत्री जब किसी संगठन को, किसी गठबंधन को हेय दृष्टि से देखते हैं और उसे घमंडिया कहते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन कहा है और एनडीए गठबंधन जो है उसे राष्ट्रवादी और देश प्रेमी और एक महान पाक गठबंधन बताया है। तो विपक्ष का गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। और घमंडिया के बाद एक नया शब्द ईजाद कर लिया है उन्होंने, इंडी। इंडी 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 क्या होता है? इंडी इंडिया का आधा हिस्सा है। INDI, DI के बाद IA गायब कर दिया है, A गायब कर दिया है। तो आधा अधूरा कर दिया, मतलब कि इंडिया के नाम को बदल करके इंडी कर दिया। इंडिया गठबंधन के नाम को बदलना चाहा लेकिन दोनों बदल गया। इंडिया भी इंडी हो गया, इंडिया गठबंधन भी इंडी हो गया। इससे आज देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नाम, देश का नाम क्यों आधा ले रहे हैं और क्यों हेय दृष्टि से ले रहे हैं और क्यों देश के प्रति अपनी नफरत को जाहिर कर रहे हैं। इंडिया के बहाने, इंडिया गठबंधन के बहाने इंडिया को भला बुरा कहना, और यहां तक कि कुछ समय तक तो बात चली कि संविधान संशोधन करके इंडिया शब्द को ही हटा दिया जाएगा। और जानकारों का मानना है कि उसी के लिए अभी अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया था, वो विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया था। संविधान से इंडिया हटाना था, संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाना था, संविधान से समाजवाद हटाना था, इसके लिए बुलाया गया था अधिवेशन। लेकिन अंत में आरएसएस के दबाव से या फिर चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख खुली और उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। न तो संविधान से इंडिया हटाया जाएगा, न धर्मनिरपेक्षता हटाया जाएगा और न समाजवाद हटाया जाएगा। और सही समय पर उन्होंने ऐसा सोचा, अगर ऐसा कर दिए होते तो उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती और भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में जीत के स्वप्न देख रही है, आज वो 2 स्वप्न देखती होती। और पिछड़ों में, दलितों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इतनी आस्था है, इतना पवित्र ग्रंथ उसे मानते हैं कि वो कभी माफ नहीं करते नरेंद्र मोदी को। अगर इंडिया शब्द हटा दिया जाता, अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाता, अगर समाजवाद को हटा दिया जाता और संविधान की मौलिक भावना से, मौलिक ढांचे से छेड़छाड़ किया जाता, तो देश बर्दाश्त नहीं करता।
ओबीसी एससी एसटी की अभी जो लिस्ट जारी हुई है बिहार से, उसने जाहिर कर दिया है कि जिस दिन ओबीसी के लोग, ओबीसी के अकेले ही एससी एसटी को लेने की जरूरत नहीं है, ओबीसी की आंख खुल जाएगी उस दिन से और अंत तक, जब तक देश रहेगा, जब तक जनसंख्या रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक गंगा जमुना रहेगी, तब तक ओबीसी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि इनकी संख्या 63% है। और 63% होते हुए ये जहालत में जी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, बीपीएल धारक बने हुए हैं, और 15% लोग ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर मलाई खा रहे हैं सत्ता में बैठ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन वो ओबीसी बाद में हैं, आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, और आरएसएस का हर एक प्रचारक की जाति नहीं होती है, बल्कि वो उसके संस्कार ब्राह्मणों के होते हैं। आरएसएस का कोई भी प्रचारक ऐसा नहीं है जो कि मनुवाद में, मनुस्मृति में विश्वास न करता हो, और आरएसएस का कोई भी प्रचारक ऐसा भी नहीं है जो संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास करता हो। कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, सैद्धांतिक तौर पर वो संविधान में विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, फिर भी राज कर रही है पिछले 10 सालों से। सैद्धांतिक रूप से वो गांधी जी को नहीं मानती, सैद्धांतिक रूप से वो गोडसे की पूजा करती है, गोडसे का महिमा मंडन करती है, गोडसे के बताए हुए रास्ते पर चलती है। लेकिन जब 2 अक्टूबर आता है और कोई संवैधानिक दिवस आता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, तब प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच जाते हैं। बाकी 365 दिन आरएसएस की छत्रछाया में, आरएसएस के संस्कारों के तहत इस देश को हाँकने का काम करेंगे, मस्जिद को गिराने का काम करेंगे, मंदिर को बनाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, सीएए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, मुसलमानों की नागरिकता खत्म करना चाहेंगे, मुसलमानों को इस देश से बाहर करना चाहेंगे, बाहर के देशों के हिंदुओं को लाना चाहेंगे। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। इस देश के लोगों को नहीं पसंद करते हैं, इस देश के संविधान को नहीं पसंद करते हैं, इस देश के लोकतंत्र को नहीं पसंद करते हैं, इस देश की साझा संस्कृति को नहीं पसंद करते हैं, इस देश के आपसी सौहार्द को, सांस्कृतिक सौहार्द को, आपसी भाईचारे को नहीं पसंद करते हैं। उसके बावजूद राज करेंगे और 90%, 95% पदों पर अकेले बने रह करके राज करेंगे और कहेंगे कि हम तो ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कब बने हैं आपको मालूम होना चाहिए कि 2002 में जब मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय उन्होंने मोदी कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कराया था। उसके पहले ये बनिया थे। अगर ओबीसी में की लिस्ट में इनका, मोदी का नाम नहीं आया होता तो आज भी ये बनिया ही माने जाते, और इनका व्यवहार शुरू से लेकर के 2002 से लेकर के अब तक ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रियों जैसा ही रहा है और आगे भी रहेगा। इस देश के नागरिकों को, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के ओबीसी एससी एसटी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारी आबादी कितनी है और तुम्हारी जगह कितनी है। 90 पद हैं सचिव के केंद्र में, उसमें से 3 ओबीसी है। क्यों इतना बड़ा अत्याचार, इमोशनल अत्याचार कब तक सहेगा ओबीसी? और अब इस चीज को अगर एक दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी, एक जो पहले रह चुकी है सत्ता में और आजकल विपक्ष में है, विपक्ष में भी मजबूती के साथ है, और उसने इतना बड़ा गठबंधन बनाया है, जिसको तुम इंडी कह दोगे तो वो खत्म नहीं हो जाएगा, जिसको तुम घमंडिया कह दोगे तो वो खत्म नहीं हो जाएगा। वही इंडी और इंडिया और घमंडिया तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है नरेंद्र मोदी जी, और आरएसएस के लिए, भगवा गैंग के लिए और सवर्ण मानसिकता के लिए मुसीबत बन गया है। ध्यान रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर सवर्णवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता आपकी बनी रहेगी, संविधान को नीचा दिखाने, संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने की इच्छा आपकी बनी रहेगी, तो आप सत्ता में नहीं टिक पाएंगे।
जिस तरह से आपने नई संसद का उद्घाटन करते समय राजदंड को, सिंगोल को लेकर के पूरे संसद भवन में भ्रमण किया था, और जिस तरह से उसके सामने घुटने टेक दिए थे, जिस तरह से सिंगोल के सामने साष्टांग पड़ गए थे, लेट गए थे, उससे यही साबित होता है कि तुम इस देश को राजतंत्र बनाना चाहते हो, क्योंकि वो सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जब सत्ता परिवर्तन होता था उस समय सिंगोल भेंट किया जाता था, और तुमने जाहिर कर दिया है प्रधानमंत्री जी कि तुम इस देश को राजतंत्र बनाना चाहते हो। तुम इस देश को आरएसएस के एजेंडे के तहत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। यह देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 2024 के चुनाव में तुम्हारी हार होने वाली है, और आरएसएस का एजेंडा हमेशा हमेशा के लिए, जैसे 100 सालों तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है, उस तरह से अगले 500 साल तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और संविधान खत्म करने, संविधान की मूल भावना, संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचे को खत्म करने का तो बात ही भूल जाइए। लोकतंत्र को छू नहीं पाओगे अभी तक। जब तक हो सत्ता में तब तक मीडिया को अपने कब्जे में करके, न्यायपालिका के ऊपर अपनी नज़रें तरेर करके उसको भी मुट्ठी में बंद करने, उसको भी कठपुतली बनाने, जैसा कि राष्ट्रपति पद को बना रखा है कठपुतली, उसी तरह से न्यायपालिका को भी कठपुतली बनाना चाहते हो। चुनाव आयोग को बनाया ही है, जब मर्जी हो, जैसी मर्जी हो सब फैसला करा लीजिए, जब मर्जी हो चुनाव घोषित करवा दीजिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट के सलाह को नजरअंदाज किया है, उसको जनता देख रही है। 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, 63% ओबीसी के लोग देख रहे हैं। और इतना याद रखिए कि ओबीसी जनगणना नहीं कराओगे तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।